Hello students, welcome to Jumaxa classes. Today we are going to discuss about basic structure doctrine. तो अभी तक अपन पॉलिटी की सीरीज में क्या क्या देख चुके हैं। तो अपन ने डेवलपमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देखा, उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा, उसके बाद सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखे, उसके बाद अपन ने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखा। उसी अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, आप जाके जरूर देखिएगा। उसमें मैंने बताया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन उसका एक एक्सेप्शन है जो कि है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जिसके बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। आपकी जो भी क्वेरी हो इस ईमेल आईडी में आप सेंड कर सकते हैं। ये हमारा इंस्टाग्राम है और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे जरूर ज्वाइन कीजिएगा ताकि आपको हमारे अदर वीडियोस की लिंक प्राप्त हो सके। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले लेक्चर प्लान देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन बताऊंगा बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का। उसके बाद मैं आपको कैसे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का इवोल्यूशन हुआ, वो कैसे इवॉल्व हुआ, जजमेंट के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा जो प्रीलिम्स में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन से पूछे जा सकते हैं या पूछे जा चुके हैं। उसके बाद मैं इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का सिग्निफिकेंस बताऊंगा, फिर इसका क्रिटिसिज्म बताऊंगा और आखिरी में कंक्लूजन बताऊंगा। यदि मेंस में क्वेश्चन आ जाता है तो आपको क्या कंक्लूजन यूज करना है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। तो देखिए, जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो इस होली बुक में क्या कर सकता है, अमेंडमेंट कर सकता है ना, अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को, है ना। लेकिन उसका एक एक्सेप्शन था जो कि क्या था, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। वो किस केस में निकल के आया, तो केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी सुप्रीम कोर्ट की, और उसमें 7-6 से वर्डिक्ट दिया था कि पार्लियामेंट जो है वो इस अमेंडमेंट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर है उनको अल्टर नहीं कर सकता, उनको अमेंड नहीं कर सकता, जो एसेंशियल फीचर है उन पे नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल सकता है। तो आप इसको रीड करेंगे, जो मैंने बताया वही दिया है, यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब इवोल्यूशन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट, कैसे बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो इवॉल्व हुआ। तो हुआ क्या, जब इंडिपेंडेंस हुआ, भारत की आज़ादी हुई, उसके बाद अपने यहाँ लैंड रिफॉर्म्स हुए और बहुत सारी क्या है कंडीशन चल रही थी। तो उस कंडीशन में क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट हुए, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, इन सब को लेकर। तो उन्हीं में क्या हुआ, बहुत सारे वाद हुए, और उन्हीं केसों में से एक केस था अपना केशवानंदा भारती केस। तो सबसे पहला जो केस हुआ था वो शंकरी प्रसाद केस हुआ था 1951 का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को भी और फंडामेंटल राइट्स को भी। अब ये जो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर सकता है, इसमें उन्होंने क्या लॉजिक दिया, उन्होंने लॉजिक ये दिया कि जो आर्टिकल 13 है, अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट में कि आर्टिकल 13 क्या है। अभी आपको मैं थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं। आर्टिकल 13 फंडामेंटल राइट का ये कहता है कि यदि पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती, लॉ शब्द का यूज किया, अब लॉ के अंदर सारी चीजें आती हैं, तो जो भी लॉ है वो यदि फंडामेंटल राइट से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, या उसके साथ क्या होता है, उसके साथ उसका क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं जम पाता है, वो उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, तो वो लॉ क्या हो जाएगा, वॉइड या नल हो जाएगा, वॉइड या नल हो जाएगा। लेकिन यहां पे ये लॉजिक दिया गया, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है वो लॉ के अंडर नहीं आता है, मतलब लॉ के बाहर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कहीं ना कहीं क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट को ओवर रूल कर सकता है या फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकता है। तो ये पहला केस हुआ, यहां हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब दूसरा केस हुआ गोलकनाथ केस। गोलकनाथ केस में 1967 का केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो पिछला वर्डिक्ट था उसको रिवर्स कर दिया, है ना, अपना जो उन्होंने निर्णय दिया था उसको बदल दिया, और बोला कि अब जो पार्लियामेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को तो अमेंड कर सकता है लेकिन फंडामेंटल राइट को अमेंड नहीं कर सकता। और इस बार लॉजिक दिया कि जो लॉ है उसके अंतर्गत, उसके अंडर में आता है कौन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो अब ये लॉ से जो भी ये लॉ यदि फंडामेंटल राइट से टकराएगा तो कहीं ना कहीं ये वॉइड या नल हो जाएगा। तो आप यहां रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, या हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब तीसरा केस आ गया फिर केशवानंदा भारती केस। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर से अपने पिछले जजमेंट को क्या कर दिया, ओवर रूल्ड कर दिया। और हुआ क्या, उन्होंने बोला कि जो 24वां अमेंडमेंट एक्ट है, क्या हुआ, पार्लियामेंट ने इसी बीच में क्या कर दिया था, एक अमेंडमेंट एक्ट लाके ये बोल दिया था कि जो पार्लियामेंट का पावर है वो किसी भी चीज को अमेंडमेंट कर सकती है, चाहे वो फंडामेंटल राइट हो या कोई भी चीज हो कॉन्स्टिट्यूशन की। तो यहां पे क्या हुआ, केशवानंदा भारती ने कहा जो 24वां अमेंडमेंट एक्ट है वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है, एम्पावर्ड करता है कि वो क्या कर सकता है, फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं अमेंड कर सकता है। लेकिन उन्होंने कहा अमेंडमेंट आप कर सकते हो फंडामेंटल राइट में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी, लेकिन आप उसके बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को अल्टर नहीं कर सकते हो। यही अपना लैंडमार्क जजमेंट था। इसके बाद फिर पार्लियामेंट ने क्या किया, पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट का कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहा। पार्लियामेंट ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया 1976 में, और क्या किया 36 में 368, मैंने पिछले लेक्चर में ही बताया था, आर्टिकल 368
जो है वही पावर देता है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का। तो इसने इस अमेंडमेंट के माध्यम से 368 में ये डाल दिया कि पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने की पावर है उस पर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो उन्होंने बोल दिया कि जो भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा तो उसको कोई भी कोर्ट में क्या है, किसी भी ग्राउंड पे क्या कर सकते हैं, आप ले जा नहीं सकते या उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ रीड करेंगे तो आपको समझ जाएगा, यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद हुआ मिनर्वा मिल्स केस। तो जो पिछला 42nd अमेंडमेंट एक्ट था उसको इस केस में क्या कर दिया गया, वायलेटिव ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर कह दिया गया। उन्होंने कहा कि जो हमारी कहीं ना कहीं जो हमारी शक्ति है, क्या शक्ति है हमारी, जजेस की जो शक्ति है जुडिशियल ओवरव्यू की, कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवरव्यू क्या होता है, जब पार्लियामेंट अपनी जो है वो कोई कानून या एक्ट बनाती है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में है कि नहीं, ये कौन चेक करता है, अपनी सुप्रीम कोर्ट करती है। और इन्होंने यहाँ क्या क्या बोला कि कोई भी अमेंडमेंट एक्ट हो, है ना, कोई भी अमेंडमेंट हो उसके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये बोला कि जज ने ये बोला कि हम आपकी जो अमेंडिंग पावर है, आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करने का जो पावर है वो अपने आप में ही लिमिटेड है, और ये लिमिटेड अमेंडिंग पावर एक बेसिक फीचर है जो कि हमने केशवानंदा भारती जजमेंट में बताया था। तो इसको इन्होंने इसका हवाला देते हुए कहीं ना कहीं क्या किया, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 को वायलेटिव ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर का स्टेटमेंट दे दिया, करार कर दिया। फिर आया वामन राव केस 1981। अब देखिए क्या हुआ, अब ये तो पता चल गया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्लियामेंट क्या है, अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। लेकिन अब भारत में क्या हुआ, जब जो अपना केशवानंदा भारती केस था वो 1973 के आसपास आया था, लेकिन भारत में तो अमेंडमेंट कब से हो रहे हैं, भारत की इंडिपेंडेंस के बाद से 1951 में ही पहला अमेंडमेंट आ गया था। तो 1951 से 1973 के बीच में कितने सारे अमेंडमेंट हुए, तो किस किस अमेंडमेंट को बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग है कि नहीं, कहां से चेक किया जाएगा। तो वामन राव केस में एक डेट डिसाइड कर दी गई कि 24 अप्रैल 1973 जो केशवानंदा भारती केस हुआ था, उस तारीख के बाद से जितने भी केस होंगे उन पे कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उन पे क्या किया जाएगा, उनका कहीं ना कहीं जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा, या कहीं ना कहीं उसका क्या किया जाएगा, उस पे अप्लाई होगा कौन सा कॉन्सेप्ट, अपना बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, और इंक्लूडिंग 9th शेड्यूल। 9th शेड्यूल में अपन आगे डिस्कस करेंगे। 9th शेड्यूल के अंदर भी जो कहीं ना कहीं जो भी लॉ या एक्ट रखे गए उनका भी जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। अब आप यहां हिंदी में देख सकते हैं। अब आ जाते हैं कुछ फैक्ट फॉर प्रीलिम्स। तो देखिए मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया, सबसे पहले ये बताया कि बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, उसका इंट्रोडक्शन दिया, केशवानंदा भारती केस का लैंडमार्क जजमेंट बताया, उसके बाद मैंने कैसे बेसिक स्ट्रक्चर इवॉल्व हुआ वो बताया, और फिर सारे केस बताए। अब आपको मैं फैक्ट फॉर प्रीलिम्स बता रहा हूं, आपको जरूर ध्यान रखना है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। तो अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन में है कहीं भी बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट नहीं दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना, यूपीएससी पूछ चुका है या आगे पूछा जा सकता है। फिर अपना जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है उसको क्या है, सुप्रीम कोर्ट समय समय पे बताता है कि उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी। तो ये सारे फीचर जो है अभी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने डाल दिए हैं। अब देखिए बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को समय समय पर सुप्रीम कोर्ट बताती है, और बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन में वो फीचर रखे जाते हैं जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के क्या है, क्रक्स हैं, कहीं ना कहीं वो उसका बेस है। जैसे फॉर एग्जांपल आज अपने यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम को बदलकर अपन प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं कर सकते ना, ये तो अपना क्रक्स है, ये तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का क्या था, कहीं ना कहीं सपना था। तो इस तरीके के फीचर डॉक्ट्राइन में आते हैं। जैसे सेक्युलरिज्म है, तो अब अपन ने हमेशा से ये बोला है कि भारत सभी धर्मों का बराबर से रिस्पेक्ट करेगा और उनको कहीं ना कहीं डेवलप होने का मौका देगा। तो भारत अपने सेक्युलरिज्म को नहीं छोड़ सकता, जैसा मैंने आपको बताया था पॉजिटिव सेक्युलरिज्म। तो इस टाइप के जो अपने बेसिक क्रक्स हैं उसको अपन नहीं बदल सकते, और वो सब काय में आते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन के अंतर्गत आते हैं। जैसे अपने फंडामेंटल राइट है, तो अपन ने भारत के नागरिकों को फंडामेंटल राइट दिए हैं, ये अपनी बहुत अच्छा क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, ये अपने साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब अपन अपने भारत के नागरिकों से कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट छीन तो नहीं सकते ना, तो ये सब क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और आप यहाँ सारे फीचर्स पढ़ सकते हैं जो कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। यहाँ हिंदी में भी देख सकते हैं, यहाँ आप ये इंग्लिश में और भी फीचर्स देख सकते हैं, इनके अलावा भी और फीचर्स होंगे तो ईटीसी कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ हिंदी में भी आप देख सकते हैं। अब देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो अपन ने जो बेसिक स्ट्रक्चर की बात की इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया कि अब पहला सिग्निफिकेंस यदि आप देखना चाहें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम ऑथोरिटेरियन रिगाइम। देखिए होता क्या है, मैंने आपको बताया था राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट होते हैं। अब मान लीजिए राज्यसभा और लोकसभा में मेजोरिटी में आ जाती है अभी गवर्नमेंट, तो वो क्या कर सकती है, अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी फीचर को अमेंड कर सकती है और अपने बेसिक क्रक्स को बदल सकती है और भारत को एक कैसा ऑथोरिटेरियन रिगाइम बना सकती है। तो इसको रोकने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है।
उसके बाद कहीं ना कहीं इस बेसिक स्ट्रक्चर ने ये बताया कि अपनी जुडिशरी जो वो इंडिपेंडेंट है, उसने जो भी एक्सिक्यूटिव या पार्लियामेंट लॉ बनाएगी उसके ऊपर ये क्या कर सकती है, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है, उसको देख सकती है कि वो संविधान के अंतर्गत है नहीं। कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को बढ़ावा देता है संविधान बात को, कि अपना शासन जो है संविधान के अंतर्गत चल रहा है कि नहीं। सिटीजनशिप राइट, जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इंपैक्ट नहीं डाल सकता, क्योंकि उसको अपन ने बेसिक स्ट्रक्चर में रख दिया है, और आप जीवन भर या लाइफ लॉन्ग अपना क्या है, फंडामेंटल राइट भारत के नागरिकों के बने रहेंगे। डायनेमिक है, डायनेमिक क्यों है, क्योंकि पिछले जजमेंट जो थे वो रिजिड थे, ये डायनेमिक है, इसमें बदलाव किया जा सकता है समय के साथ। और रिटेन द बेसिक टेनेंट ऑफ अवर, मैंने जैसा कि बताया आपको, अपने संविधान के जो क्रक्स हैं, सेकुलरिज्म है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इन सबको कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर ने रिटेन करके रखा है, उसको बढ़ावा दिया है। अब यहां आ जाता है मूल संरचना का महत्व, आप हिंदी में भी देख सकते हैं। अब देखिए इस पे क्रिटिसिज्म भी देखिए, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं ना, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस। तो पहला हो गया इसका सिग्निफिकेंस, अब क्रिटिसिज्म भी है। क्रिटिसिज्म देखिए पहला ऐसा है कि कहीं ना कहीं जुडिशियल ओवररीच को बढ़ावा मिल रहा है। जुडिशियल ओवररीच क्या होता है, तो जो अपने लेजिस्लेटिव जो ऑर्गन है या एक्सिक्यूटिव ऑर्गन है, वो यदि अपनी प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है, तो उसके जो प्रॉपर फंक्शन के बीच में जाके यदि कोई जजमेंट देता है जो अपनी सुप्रीम कोर्ट, तो उसके जुडिशियल ओवररीच कहा जाता है। जैसे कि अभी हाल ही में एनजेएसी था, तो उसको लेके भी विवाद उठता है कि जो एनजेएसी बिल था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, उसको क्या किया सुप्रीम कोर्ट ने, नल और वॉइड कर दिया। तो ये जुडिशियल ओवररीच का एग्जांपल था, और अपन सुप्रीम कोर्ट वाले चैप्टर में इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। और दूसरा क्रिटिसिज्म क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं दिया ही नहीं है बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर जब कॉन्स्टिट्यूशन में दिया नहीं है तो इसको कैसे यूज किया जा सकता है, आप यहां रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो जाता है कि ये कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा पावर दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट की जो फिलॉसफी है वो एक डेमोक्रेटिक रूप से चुनी गई सरकार पर थोपी जा रही है। तो इस तरीके के बहुत सारे क्रिटिसिज्म होते हैं, है ना, तो आप इन क्रिटिसिज्म को रीड कर सकते हैं। अब आखिरी में अपन को सिग्निफिकेंस देख सकते हैं, सिग्निफिकेंस नहीं सॉरी कंक्लूजन देख सकते हैं कि ये सही है कि गलत है। देखिए आपको जैसे पता है कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसने कहीं ना कहीं भारत की डेमोक्रेसी को क्या किया है, संभाल कर रखा है, भारत की डेमोक्रेसी को बढ़ावा दिया है, और अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उनका जो सपना था उसको कहीं ना कहीं बना के रखा हुआ है। इसलिए पार्लियामेंट को इतना ज्यादा पावर नहीं दिया जा सकता कि वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स का सपना था उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डले। तो इस टाइप का आप कंक्लूजन यूज करके अपने आंसर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहां पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं। चलिए तो अब अपन ने क्या क्या देखा है उसका क्विक रिवीजन करते हैं और लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो मैंने आपको बता दिया केशवानंदा भारती में जजमेंट दिया गया कि पार्लियामेंट अमेंड तो कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर को वॉयलेट नहीं कर सकती, अल्टर नहीं कर सकती। उसके बाद फिर मैंने आपको कुछ केस बताए, तो वो केस आपको ध्यान रखने हैं। पहला केस था जो अपना, उसमें ये बोला था कि कहीं ना कहीं शंकरी प्रसाद केस में कि पार्लियामेंट अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को भी और फंडामेंटल राइट को भी। फिर सेकंड केस में अपने ही इसको ओवर रूल किया जजमेंट को और बोला कि अमेंड कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकिन फंडामेंटल राइट को नहीं कर सकता, क्योंकि लॉजिक क्या दिया उसमें, जो लॉ वर्ड है उसके अंतर्गत आता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और फिर तीसरा केस आ गया था अपना कौन सा, केशवानंदा भारती केस, उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। फिर क्या हुआ था इसी क्रम में जो अपनी पार्लियामेंट थी उसने 42nd अमेंडमेंट एक्ट कर दिया था और 368 में लिख दिया था आर्टिकल में कि उसके अमेंडमेंट पावर पर कोई लिमिटेशन नहीं है। उसके बाद फिर आगे केस बढ़ा और मिनर्वा मिल्स केस आ गया। मिनर्वा मिल्स केस ने 42nd अमेंडमेंट को क्या कर दिया, नल और वॉइड कर दिया। तो इस तरीके से पूरे केस बताए। फिर मैंने आपको क्या बताया, कुछ फैक्ट बताए प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि कहीं ना कहीं बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं दिया गया है ना। और फिर मैंने कुछ फीचर बताए जो बेसिक डॉक्ट्राइन के अंतर्गत है, आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद मैंने आपको सिग्निफिकेंस बताया। सिग्निफिकेंस में आपको ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं क्या है कि पार्लियामेंट को ज्यादा पावर ना दे दी जाए, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात करी मैंने, तो सारे सिग्निफिकेंस आपको ध्यान रखने हैं। उसके बाद मैंने क्रिटिसिज्म बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जुडिशियल ओवररीच को बढ़ावा मिल रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट की जो फिलॉसफी है वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं क्या हो रही है, इंपोज की जा रही है। तो इस तरीके से अपना लेक्चर कंप्लीट होता है और लास्ट में मैंने आपको कंक्लूजन भी बताया। लेक्चर पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।